सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र पटेल की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। पीएम आवास पर करीब 6 घंटे तक बैठक चली है। इस बैठक में अमित शाह, सीआर पाटिल मौजूद रहे। गुजरात सरकार गठन मंत्रिमंडल पर बातचीत होगी। 12 दिसंबर को होना है भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में जिस तरीके से विशाल जीत हुई बीजेपी की, उसी तरह विशाल आयोजन भी किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बिल्कुल, गुजरात में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब भूपेंद्र पटेल की शपथ की तैयारी हो रही है। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ तमाम केंद्रीय दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र पटेल की बैठक हुई है। पीएम आवास पर करीब 6 घंटे तक ये बैठक चली है। तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है। आगे की रणनीति को लेकर के किस तरीके से काम किया जाएगा उसको लेकर के मंथन हुआ। गुजरात सरकार गठन मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण होने जा रहा है गुजरात में। जी हाँ, और इसी को लेकर पीएम मोदी और भूपेंद्र पटेल की आज बैठक हुई। पीएम आवास पर 6 घंटे ये बैठक चली, जिसमें कई मसलों को लेकर बातचीत की गई और साथ ही किस तरह का आयोजन हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, इसको लेकर भी बात हुई है। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि तमाम स्टार प्रचारक भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और साथ ही तमाम बीजेपी शासित सीएम भी शामिल होंगे। वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ धाम में सीएम पूजा भी करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ धाम में भी पूजा पाठ करेंगे और साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तो बाबा के धाम योगी का प्रणाम। जी हां, बाबा के धाम लगातार देखा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले वो आशीर्वाद लेते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम शिरकत करने जा रहे हैं और वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। उनका कार्यक्रम आज का तय हो चुका है। भारत 24 आपको बता रहा है, सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे सबसे पहले। उसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो काशी में आज पूरा कार्यक्रम है। सुबह 10:55 यानी कि लगभग 11 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले गोरखपुर पहुंचेंगे और साथ ही पूजा पाठ की जाएगी। सुबह 11:30 बजे भी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आइए अब देखते हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी 24 खबरें और कुछ तस्वीरें भी। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन की बड़ी चेतावनी। कहा, अगर किसी देश ने रूस पर परमाणु हमला किया तो उसका धरती से नामो निशान मिटा देंगे। दुनिया में बड़ा न्यूक्लियर वॉर का खतरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, रूस अपनी जमीन सहयोगियों की रक्षा करेगा। रूस न्यूक्लियर के लिए पूरी तरह तैयार। रूस की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर चर्चा तेज। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन। किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे पुतिन। रूस ने किया बम का इस्तेमाल। यूक्रेन आर्मी का रूसी सेना पर बड़ा आरोप। यूक्रेनी सॉल्वर्स पर अटैक। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेनी एयरक्राफ्ट। रूसी एयरफोर्स के सुखोई 35 ने किया टारगेट। यूक्रेन भेजी जा रही टैंकों की बड़ी खेप। रूसी सेना के लिए टैंकों की डिलीवरी। तान के रेलवे स्टेशन से आया एक वीडियो। बागपुट में रूस के भयंकर हमले जारी। रूसी सेना के हमले में बिल्डिंग तबाह। हमले के बाद लगी बिल्डिंग में भीषण आग। यूक्रेन ने जारी किया बिल्डिंग का वीडियो।
यूक्रेन को फिर मिलिट्री मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका जल्द जारी करेगा $275 मिलियन। यूक्रेन को 80,000 गोले भेजेगा अमेरिका। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। अमेरिकी हिमार्स से दागे ताबड़तोड़ गोली। रूसी सेना के गोला बारूद गोदाम को किया टारगेट। यूक्रेन आर्मी का बड़ा एक्शन। रूसी मिलिट्री ट्रक को टारगेट किया। हमले में रूसी ट्रक के परखच्चे उड़े। रूस के शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग। 7,000 वर्ग मीटर में फैली शॉपिंग सेंटर की आग। मॉस्को रीजन में है। आग की चपेट में आया ये मॉल। यूक्रेन में बड़ा हमला। रूसी आर्म्स व्हीकल को टारगेट किया गया। यूक्रेन आर्मी ने फायर किया। हमले में 2 रूसी मिलिट्री वाहन तबाह। यूक्रेन आर्मी ने रूसी टैंक को किया तबाह। 80th असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेन आर्मी का लुहांस्क पर फोकस। लुहांस्क में 2 रूसी टैंक तबाह। यूक्रेन की ब्रिगेड ने किया हमला। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच नाटो में तनातनी बढ़ने के आसार हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो रूस से उलझने की कोशिश कर रहा है। नाटो के सहयोगी देश रूस से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध में रूस क्रूज मिसाइलों के रेंज बढ़ाने जा रहा है। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से बढ़कर 1000 किलोमीटर की जाएगी। डोनेट्स्क के शहर में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूस ने यूक्रेन के शहरी इलाकों में जमकर गोले बरसाए। अमेरिका और नेटो की तमाम चेतावनी के बाद ब्लैक सी तक बढ़ रही रूस की आक्रामकता। रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में मिसाइलों से हमला किया। 24 फरवरी से 4 अप्रैल तक रूसी सेना ने बूचा से सुमी तक नरसंहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने इन शहरों में लोगों का बेरहमी से कत्ल किया। रूस किसी भी वक्त कर सकता है बड़ा हमला। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट में रॉकेट को भी तैयार कर दिया है। नाटो के महासचिव का दावा। रूस कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोकना चाहता है। रूसी सेना नए प्लानिंग के साथ जंग करने के लिए थोड़ा ब्रेक चाहती है। रूसी हमले में कीव और खार्किव तक लगातार हमला जारी। हमले में दहशत में लोग। अटैक से यूक्रेन के हथियारों को हुआ काफी नुकसान। दिसंबर में होने वाली पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर युद्ध का साया। 22 साल से दूसरी बार नहीं होगी दोनों देशों की शिखर वार्ता। रूस यूक्रेन जंग में भारत के रुख पर अमेरिका के सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। कहा, निर्णय लेने में भारत ने अपने लोगों का पक्ष देखा। और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली और हरियाणा के सीमा सिंघू बॉर्डर पर आज फिर एक बार किसान इकट्ठा होने जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर 1 साल पहले 11 दिसंबर को जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किसान इकट्ठे होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से श्रद्धांजलि समागम का आयोजन किया जा रहा है। शहीद किसान श्रद्धांजलि समारोह को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में तय हुआ कि शहीद किसान श्रद्धांजलि समारोह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के किसान और शहीद किसानों के परिजन हिस्सा लेंगे। और ये आयोजन सिंघू बॉर्डर के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के गेट के सामने किया जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर किसान आज महापंचायत भी करने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि समागम में शामिल होंगे किसान। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान पहुंचने वाले हैं। कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर हजारों की संख्या में किसान जुटने जा रहे हैं। क्या मांग है किसानों की, ये जान लीजिए। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना, ये मांग किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब तक एमएसपी को लेकर, गारंटी को लेकर कानून नहीं बन जाता, हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों को कर्ज मुक्त करना, ये भी एक मांग की गई है। कलेक्टर रेट से 4 गुना से ज्यादा मुआवजा
इस मुआवजे की मांग भी किसानों द्वारा की गई है। ये तमाम वो मांगे हैं जिन मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान इकट्ठा होंगे। नया भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करवाना भी किसानों की मांग है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी रोक। इसी के साथ लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों को न्याय दिलाना भी यहां पर किसानों ने अपनी ये मांग भी रखी है। इन तमाम मांगों को लेकर किसान एक बार फिर प्रदर्शन करने जा रही हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना, इसकी मांग लंबे समय से किसान कर रही हैं। किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, ये भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। और इन्हीं मांगों को लेकर आज हजारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान जुटने जा रहे हैं। सबसे पहले शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको याद होगा, इससे पहले जब किसानों की तरफ से 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन लंबे समय तक किसानों की तरफ से आंदोलन चलाया गया था। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हजारों की तादाद में किसान डटे हुए थे और उनमें जो किसान शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद अपना प्रदर्शन सामने रखा जाएगा किसानों की तरफ से इन तमाम मांगों को लेकर। बिल्कुल, तो सबसे पहले बैठक की गई। इस बैठक में तय हुआ कि कहाँ के किसान पहुंचेंगे, कितनी संख्या में पहुंचेंगे, और जब ये सब कुछ तय हुआ तो आज किसान इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और अब बड़ी खबर भटिंडा से, जहां दुकान में भीषण आग लगी और इस आगजनी से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। दमकल की गाड़ियां पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। आग से लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। बठिंडा में दुकान में भीषण आग लग गई और देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। आग किस तरीके से लगी, शॉर्ट सर्किट, हालांकि इसके पीछे वजह बताई जा रही है, लेकिन दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। बठिंडा से ये खबर सामने आई है। बठिंडा में ये एक दुकान है जिसमें आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। धुआं आप देखिए किस तरीके से निकल रहा है, लोग वहां मौजूद हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जैसे ही इस आगजनी की जानकारी मिली, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दमकल की गाड़ियों को जानकारी दी गई और दमकल कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी के चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और अंदर जो सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो चुका है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह धुआं वहां से उड़ता नजर आ रहा है। जैसे ही लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने दमकल कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। तो ये खबर आपके सामने भटिंडा से है, जहां दुकान में भीषण आग लग गई है और आग से लाखों रुपए का सामान जल करके खाक हो चुका है। और जैसे ही आग लगती है लोग वहां पहुंचते हैं। दमकल विभाग को जानकारी इसकी दी गई, दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश यहां की गई है। आप देखिए दुकान में जब आग लगी उस वक्त अंदर रखा सामान जल करके राख हो चुका है। लाखों रुपए का नुकसान यहां बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन सामान जलकर राख हो चुका है। बिल्कुल, और गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना जो आसपास की दुकानें हैं वो भी इसकी जद में आ सकती थी। क्योंकि बहुत सटी हुई सभी दुकानें हैं, ऐसे में यदि एक दुकान में आग लगती तो दूसरी दुकान भी इसकी चपेट में बहुत आसानी से आ सकती थी। लेकिन दमकल कर्मचारियों ने वक्त रहते आग पर काबू पाया और आसपास की सभी दुकानें पूरी तरह सेफ हैं। और आगे रुक करते हैं, मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के विरार में चलती कार में रेप की कोशिश की गई है। कार चालक ने महिला से रेप की कोशिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। विरोध करने पर 9 महीने की बच्ची को भी बाहर फेंक दिया। जी हां, महिला ने खुद भी कार से छलांग लगाई और इस पूरे हादसे में बच्ची की मौत हो गई। आरोपी कार चालक भी वहां से फरार हो गया। मुंबई के विरार से ये पूरा मामला, जहां पर चलती कार में दुष्कर्म की कोशिश की गई। कार चालक ने महिला से दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध करने पर 9 महीने की मासूम बच्ची को कार से बाहर फेंक दिया और इसी की वजह से बच्ची की मौत हो गई। महिला ने भी कार से छलांग लगा दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुंबई में से देखिए ये बड़ी खबर है। चलती कार में रेप की कोशिश की गई एक महिला के साथ। छोटा बच्चा, 9 महीने का बच्चा उस महिला के साथ था। 9 महीने की बच्ची को बाहर फेंक दिया गाड़ी से। महिला ने भी चलती कार से छलांग लगाई, लेकिन इन सब में उस बच्ची की मौत हो चुकी है।
और आगे रुक करते हैं, चक्रवात मेंडूस ने तमिलनाडु में भीषण तबाही मचा दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के तट पर चक्रवात टकराया जिससे भीषण तबाही हुई है और लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के चलते पेड़ और दीवार भी गिर गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड से हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, और लोगों को कहा गया है कि आप लोग सतर्क और सावधान रहे। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है क्योंकि हवाएं लगातार बहुत तेज चल रही हैं। मेंडूस ने तमिलनाडु में तबाही मचा दी है और लोग दहशत में हैं और इसी वजह से तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद करने का निर्देश भी दिया गया था ताकि लोग अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। लगातार अपील लोगों से की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आप अपने घरों में ही रहे ताकि आप सेफ रहे क्योंकि चक्रवात मेंडूस लगातार आगे बढ़ रहा है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, तरन हमले में बड़ी कार्रवाई हुई है। तरन हमले की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर एनआईए की टीम ने जांच शुरू की। एनआईए के साथ एमएचए के अधिकारी भी शामिल रहे। सरहाली पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, कल आपने देखा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और इस पूरे मामले को लेकर अब वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पूरे इलाके में हलचल को रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जाएगी और जांच होने के बाद तस्वीर साफ होगी। रॉकेट लॉन्चर से आतंकवादियों ने हमला किया था और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही पुलिस स्टेशन है जिस पर हमला हुआ था और इस बिल्डिंग की शीशे टूट चुके थे। आप देखिए आपके सामने और तमाम लोग अब वहां पर अभी आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरी टीम वहां पहुंची, अधिकारी वहां पहुंचे हैं और घटनास्थल पर एनआईए की टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था और इसके पीछे जो खबर सामने आई थी, खालिस्तानियों का हाथ बताया जा रहा था। आईएसआई के इशारे पर यह हमला हुआ था। इस पूरे मामले में अब जुट चुकी है एनआईए, जांच की जाएगी। इसके पीछे किसका हाथ है उस वहां तक पहुंचने की अब पूरी कोशिश की जाएगी क्योंकि जहां यह हमला हुआ सरहाई में, वो गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर रिंदा का इलाका बताया जाता है। ऐसे में इसके पीछे क्या साजिश है, इस एंगल से अब जांच की जाएगी। बिल्कुल, कल भी पंजाब डीएसपी ने इस मामले को लेकर साफ कर दिया था कि कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले की जांच होगी और जांच होने के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन की तस्वीरें, जहां पर रॉकेट गिराया गया था। अब वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगा। तो तरन हमले में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरीके से बीते दिन रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, रात में करीब 1 बजे किया गया था और यह हमला सीधा पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पर हुआ था। गनीमत रही कि उस वक्त कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ था।